Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. I hope all of you are fine. बच्चों आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी बुक की एक्सरसाइज ई विच इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सिंपल फ्यूचर टेंस को ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो ये तो आप लोगों की ऑलरेडी प्रैक्टिस हुई हुई है, क्लास 9th में भी हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अभी हमने जो एक्सरसाइज करनी है वो इसको जो पढ़ना है वो उसको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर उसका स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, उसके बाद विल मूव टू दी एक्सरसाइज। अच्छा, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल हैपन इन फ्यूचर। तो हम क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो एक्शंस फ्यूचर में होंगे। ठीक है, जो एक्शंस फ्यूचर में होंगे हम उनको फ्यूचर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, it indicates that the action will take place after the present moment। तो जो एक्शन है वो कब होगा, वो फ्यूचर में जाकर होगा। अभी प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी एक्शन नहीं होगा बल्कि फ्यूचर में होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो टू द स्कूल। ठीक है, आई विल अटेंड मीटिंग टुमारो। ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि अभी प्रेजेंट से आगे होने वाली हैं, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बट डज नॉट स्पेसिफाई एग्जैक्टली व्हेन। लेकिन ये इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करता कि काम कब होगा, बस ये पता है कि होगा, फ्यूचर में होगा। अभी आई वॉन्ट एवरीबडी इन द क्लासरूम टू मेक वन सेंटेंस ऑन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बिफोर स्टडिंग द स्ट्रक्चर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों का प्रीवियस नॉलेज क्या है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सो स्टार्ट सेंडिंग योर आंसर्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आई कैन सी द कॉमेंट्स। एवरीबडी, हमारे पास 30 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं एट द मोमेंट। तो आप लोग अपने आंसर जो हैं वो ग्रुप में इधर चैट में भेजना शुरू कर दें। आई विल गो टू स्कूल, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? असाविर? इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम। एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट? ओके, व्हाट डज दैट मीन? ओके, अच्छा, तो हमारे पास सेंटेंसेस आ रहे हैं। आई विल गो टू स्कूल, ओके, शी विल प्ले क्रिकेट, दे विल गो टू द पार्टी। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। ओके, अच्छा, तो स्ट्रक्चर में मूव करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज जनरली फॉर्म्ड यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल। ठीक है, आई विल बाय अ न्यू बुक, आई विल गो टू विलेज, ओके, तहसीन एंड अली नूर, वेरी गुड। अच्छा, ओके, तो बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को इस्तेमाल, विल को इस्तेमाल करते हुए होता है। और पहले क्या होता था, शेल भी इस्तेमाल करते थे, जो कि फॉर्मल ब्रिटिश इंग्लिश में अभी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हम क्या है, हम शेल का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब बेस फॉर्म आती है। ठीक है, वर्ब 1 जिसको आप कहते हैं। ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वहाँ पर ये आती है। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। एंड हियर आई कैन राइट द सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले हम लिख देते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम करने लगे हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसके अंदर पॉजिटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, उसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर लेट्स राइट द स्ट्रक्चर फर्स्ट। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही से क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट हम लिख लेते हैं फॉर इंस्टेंस अभी। ठीक है, तो क्या है, वेरी गुड सैयद ज़रियाब, आपने ऑलरेडी हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर भेज दिया है। ओके ओके, तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं भी लिख रहे तो भी इट्स परफेक्टली फाइन। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हम एक इस पे सेंटेंस बना लेते हैं। अहमद विल प्ले बास्केटबॉल। ठीक है, अली विल रीड अ बुक। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, तो अब हमारे पास जो पहले सेंटेंसेस आए हुए थे, आई विल ट्रेवल टू इस्लामाबाद नेक्स्ट वीक, वेरी गुड। आपने अपना नाम अभी तक चेंज नहीं किया, सैमसंग समथिंग। ओके, फिर इसके अलावा क्या है,
they will pray for their country. ओके तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे. शी विल गो टू स्कूल एट 7 AM. वेरी गुड आमना. बच्चे विल भी अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है. वो जिस टेंस में इस्तेमाल होगा मैं आपको वो समझाऊंगी. अभी हम सिर्फ और सिर्फ विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है. वो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर करेंगे. आई विल एक्सप्लेन दैट जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, तो इसके अंदर विल भी का इस्तेमाल नहीं आ रहा है. इसमें भी आपको सिर्फ विल का इस्तेमाल आ रहा है. ओके अच्छा, लेट्स गो बैक टू द फर्स्ट स्क्रीन जहाँ पे आपकी बुक थी. तो अब आप देखें डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो आपके पास आ रहा था, जिसके अंदर सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही थी, ठीक है. दे विल फिनिश देयर होमवर्क. वेरी गुड. आई विल गो टू द बाजार. वेरी गुड. एनी एंड तहसीन. अच्छा, तो अभी हमारे पास ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा. इस पे देखिए यहाँ पे सेंटेंस बना हुआ है शी विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट समर, ठीक है. शी विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट समर. सही है. ओके. दे विल गो टू द पार्क. गुड आयशा. अच्छा, शी विल ट्रेवल टू यूरोप नेक्स्ट समर. यहाँ तो सबको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है. यहाँ पे विल हमारे पास जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है और ट्रेवल हमारे पास क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है. तो इसी तरीके से आपने सेंटेंस बनाना होता है. यहाँ तक सबको क्लियर है. शुड वी मूव टू द नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर? ओके, वेरी गुड. सबको पता चल गया है. तो हम अभी नेक्स्ट स्क्रीन पे वापस चले जाते हैं. अच्छा, अब ये हमने पढ़ लिया है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और यहाँ पर मैं अब आपको लिख के देती हूँ सेंटेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव में. तो अगर हम नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो नेगेटिव के अंदर हम ऐसे लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी लिख रहे तो भी इट्स परफेक्टली फाइन. नहीं, अभी शेल यूज़ नहीं होता, इसीलिए मैं आपको शेल का इस्तेमाल बता ही नहीं रही ताकि कन्फ्यूजन हो ही नहीं. आपने सिर्फ विल का इस्तेमाल करना है. ओके, आप शेल को छोड़ दें. अच्छा, वो फॉर्मल इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होता था जो ब्रिटिश इंग्लिश है ना, उसमें. अभी आजकल तो हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर नहीं रहे, तो आप बेशक उसका इस्तेमाल सीखें भी नहीं, सिर्फ विल को ही यूज़ करते रहें. इट्स परफेक्टली फाइन. I will not go to village. I will not go to school. I will not go to the school tomorrow. He will not go to school. Very good, all of you. Rayan, Fatima, Asawir, Ali. अच्छा, तो अब देखिए जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है. और इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं कुछ सेंटेंसेस बनाऊँ तो क्या मैं ये कह सकती हूँ अली विल नॉट कंप्लीट हिज असाइनमेंट. ठीक है, कह सकते हैं ना. अब किसी बच्चे ने लिखा ही इज़ नॉट लेट फॉर स्कूल और समथिंग. अब देखें क्या हम ये लिख सकते हैं? नहीं, दैट इज़ इनअप्रोप्रिएट, क्योंकि हम इस वाला तो सेंटेंस यूज़ ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ विल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तहसीन कह रही हैं शी विल नॉट गो टू द बीच. ओके. फिर हमारे पास रेहान है जो कह रहे हैं शी विल नॉट गो टू स्कूल. ओके. फिर अब्दुल्ला है शी विल नॉट बी लेट टुमारो. ओके. विल अली कंप्लीट हिज असाइनमेंट. ओके. It won't rain. Okay. Ahmed will not play football. Okay. They will not go to the college. Okay. चलिए ठीक है. They will not go to the park. ये कोई है जो इंटरोगेटिव में भी पहुंच गए. अच्छा, तो यहाँ तक समझ में आ गया. आप लोगों के सबके सेंटेंसेस ठीक थे, ठीक है. अच्छा, यहाँ तक क्लियर है. अब हम मूव करेंगे दोबारा बुक पे. अब यहाँ पर देखिए इंटरोगेटिव में आपके पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या है. विल और शेल आपका स्टार्ट में जा रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, ठीक है. नेगेटिव में उन्होंने बनाया था दे विल नॉट बी लेट फॉर द मीटिंग. तो अब इंटरोगेटिव में क्या है, विल यू जॉइन अस फॉर डिनर टुनाइट. तो अब हम वापस चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको यहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव का भी समझा देती हूँ फिर से लिख के. अगर हमने इंटरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना हो तो उसके लिए हम विल को स्टार्ट में ले आएंगे. will plus subject plus verb 1 plus object plus question mark. ओके, अब आप लोग मुझे अपने सेंटेंसेस भेजना शुरू कर दें. Will Ali see the animal? Will Ahmed complete his assignment? Will you call me tomorrow? Will you help me with this? Will you play football? Will he do his work? होगा, done नहीं होगा. रयान.
विल ही, फिर आपने भी रेहान ने भी गलत लिखा और रयान दोनों ने गलत लिखा सेंटेंस, प्लीज करेक्ट कर लें. विल ही कम टू द कॉलेज, ओके. विल यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है. फातिमा एंड एवरीबडी. विल ही गो टू लाहौर, आमना, गुड. अच्छा, अब सबको समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ऊपर सेंटेंस लिखा था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, विल अली कंप्लीट हिज असाइनमेंट और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा. इस बात का बहुत ख्याल रखिए, कुछ बच्चों ने सेंटेंसेस के एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया. महा कह रही हैं विल शी कुक राइस, विल ह्यूमैनिटी सर्वाइव, वेरी गुड, अ गुड सेंटेंस. ओके, अच्छा, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम चलते हैं वापस अपनी बुक पे. अब हमारे पास ना एक एक्सरसाइज है, एक शॉर्ट पैराग्राफ है. आपने क्या करना है, यू हैव टू रीड द पैराग्राफ. Read the given paragraph given below and identify the sentences that use the future indefinite tense. Consider how the tense is employed to convey actions happening in the future. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने वाले हैं and we have to identify which sentences are written in future tense. ठीक है, हमने सिर्फ ये देखना है कि future tense के अंदर कौन कौन से sentences लिखे गए हैं. As the sun sets, Sarah looks forward to her upcoming trip. She has packed her bags and will travel to the serene mountains. The journey won't take long and she will explore the picturesque landscape. She shall stay in a cozy cabin and will hike to the mountain top at sunrise. Sarah knows that the adventure will create lasting memories and she won't forget the breathtaking views. Okay, अब आपने देखना है वॉन्ट बेसिकली विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं. तो आपने उसको देख के ये नहीं समझना कि कोई और टेंस है, ये भी फ्यूचर टेंस ही है. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले. अच्छा, एज द सन सेट्स वाली लाइन में देखें आपको कौन सा सेंटेंस नजर आ रहा है जो कि फ्यूचर टेंस में है. सारा विल लुक फॉरवर्ड टू हर अपकमिंग ट्रिप, वेरी गुड. कौन, किसने बताया, एनी ने बताया. ओके, सारा लुक फॉरवर्ड आपने लिखा है, इसमें लुक फॉरवर्ड है या लुक्स फॉरवर्ड है या विल लुक, ओके, दोनों ने गलत बताया. सारा लुक्स फॉरवर्ड लिखा हुआ है इसमें, इसमें तो विल लुक लिखा ही नहीं है. एनी, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई विच सेंटेंस इज रिटन इन फ्यूचर टेंस. ओके, दिस इज ऑन पेज नंबर 46 है मेरा ख्याल है, आप एक दफ़ा देख लें. 46 पेज नंबर है, ठीक है. दिस इज पेज नंबर 46. ओके, 46 पेज नंबर पे ये एक आखिरी पैराग्राफ है, आई होप आप देख सकती हैं. सारा लुक्स फॉरवर्ड टू हर अपकमिंग ट्रिप, इसमें फ्यूचर टेंस कहाँ है. असावर, विल का इस्तेमाल आपको कोई नज़र आ रहा है. जहाँ विल का इस्तेमाल आ रहा है या वॉन्ट का इस्तेमाल आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करें. वेरी गुड असावर, आपने खुद से अपनी करेक्शन कर ली कि नहीं है इसके अंदर. फाइंड आउट, शी विलिंग explore the picturesque, no, she willing. Okay, let's do it together. चले मैं आपकी हेल्प करती हूँ थोड़ी सी. तो सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर ही, she has packed her bags. यहाँ तक तो हमें पता है कि यहाँ तक कोई भी नहीं आया. फिर आता है will travel to serene mountains. तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, will जिसमें आ रहा है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, एक तो क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और दूसरा फ्यूचर है. ठीक है, विल ट्रैवल टू सीरीन माउंटेन्स, वेरी गुड. सब बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है. फातिमा ने भेजा है, रयान ने, तहसीन ने, रेहान, और ठीक है, सही है. फिर उसके बाद आता है द जर्नी वोंट टेक लॉन्ग. ये भी क्या है, ये भी आपके पास नेगेटिव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आ रहा है. वेरी गुड अब्दुल कादिर. हशमीना, वेरी गुड. ओके, अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, शी विल एक्सप्लोर द पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप्स. अब ये क्या है, बेसिकली दिस इज ऑल्सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. शी शैल स्टे इन अ कोजी कैबिन. शी शैल स्टे क्या है, दैट इज ऑल्सो फ्यूचर टेंस. वेरी गुड फातिमा. फिर इसके बाद क्या है, विल हाइक टू द माउंटेन टॉप. will hike to the mountain top. Very good. रयान, फातिमा, जिन जिन बच्चों ने ठीक आंसर किया. अच्छा, इसके बाद
Sarah knows that this adventure will create lasting memories and she won't forget the breathtaking views. तो अब इसमें कौन बताएगा मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ्यूचर टेंस के अंदर आ रही हैं? सबसे पहले will create वाली लाइन very good. This adventure will create lasting memories. And उसके बाद लास्ट चीज़ क्या है? Very good फातिमा, असाविर, रेहान. बच्चे अली नूर आप जो इमेज भेज रहे हैं ना, इमेज मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि स्क्रीन थोड़ी दूर है एंड आई कैन नॉट सी द इमेज. मैं सिर्फ सेंटेंसेस पढ़ सकती हूँ. अच्छा, तो लास्ट हमारे पास क्या था? शी वॉन्ट फॉरगेट द ब्रेथ टेकिंग व्यूज. तो ये हमारे पास लास्ट फ्यूचर नेगेटिव टेंस आ गया हमारे पास. ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आ रहा है नेक्स्ट चीज़. आपके पास जो एक्सरसाइज है वो क्या है? Write a short paragraph, 60 to 70 words, about what you will do on the coming weekend. Remember to use future indefinite tense. आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर 60 to 70 वर्ड्स का आपने इस्तेमाल करते हुए बताना है कि आप अपकमिंग वीकेंड के अंदर क्या करने वाले हैं. ठीक है, जो भी आपका वीकेंड आ रहा है इस पर आप क्या करेंगे, क्योंकि फ्राइडे से ऑनवर्ड्स आपकी क्लासेस तो नहीं होंगी. तो व्हाट इज़ योर प्लान? अभी एट द मोमेंट कैन यू जस्ट मेक वन सेंटेंस अबाउट योर फ्यूचर प्लान? और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही होना चाहिए कि आप अपकमिंग वीकेंड में क्या करने वाले हैं. आई वॉन्ट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इन द क्लास. आई वॉन्ट टू सी कि क्या आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया है. कैन यू मेक सेंटेंसेज ऑन दिस स्ट्रक्चर? हर बच्चा अपना एक एक मुझे बताता जाएगा कि वो क्या करेगा. आई विल गो टू अ थीम पार्क. ओके रेयान, विच थीम पार्क यू आर गोइंग? डायनो वैली. कहाँ जा रहे हैं आप? ओके, I will go to Murray. Asavir, okay. I will read a book. Very good, Aisha. I will go to Murray and enjoy summer vacation. Very good, Fatima. I will play cricket yesterday. Yesterday तो नहीं होगा. What would you write? Ali Noor. रेहान, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा इनकरेक्ट है. अभी देखिए हम will पे सेंटेंस बना रहे हैं तो कोशिश करें उसी पे बनाएं. ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो हो सकता है yesterday की जगह. ठीक है, आई विल गो टू मीट माई कजन, नॉट मेट. आई विल डू माई होमवर्क. ओके, आई विल गो टू माई ओके आई विल डू माई होमवर्क टुमारो. वेरी गुड अनस. आई विल एक्सप्लोर समथिंग न्यू. गुड माहा. आई विल गो टू शॉप. ओके, आई विल कंप्लीट माई वोकेशन वर्क. ओके, आई विल गो टू द मरी और टू मरी. खाली मरी होगा और मरी का एम कैपिटल होगा, द नहीं आएगा. ओके, I will go to meet my uncle. Okay, Abdul Qadir. I will play cricket tomorrow. Okay. Okay, Rayan. Okay, so I hope everybody has done this. I will complete my skipped online classes. Okay, very good. Irij. Okay, I will go to bazaar. Okay, Abdullah. And I will complete my vocation work. Okay, Tehseen. Very good, all of you. सही है, सबको समझ में आ गया. ठीक है. आई विल अटेंड माई कजन्स मैरिज दिस वीकेंड. वेरी गुड. ज़रा आप तो इन्जॉय करने वाले हैं. ठीक है. आई विल जॉइन समर फेस्टा. ओके, कब से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का समर फेस्टा? आई विल कंप्लीट माई क्लासेस. रेहान, ओके, वेरी गुड. मंडे से. ठीक है, सो यूल बी enjoying that from Monday onwards. Okay, सही है. अच्छा, तो मेरा ख्याल है बहुत सारे बच्चे उस समर फेस्टा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अच्छा बच्चों, अब 46 से अगला पेज है 47. अब 47 पेज पे ना आपकी एक जो एक्टिविटी है दैट इज़ ओरल, राइट. वो एक आपकी ना ओरल एक्टिविटी है. वो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि क्लास के अंदर कंडक्ट की जा सकती है जहाँ पे लाइव स्टूडेंट्स बैठे हुए हो. तो उसको तो हम यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसलिए उसको मैं स्किप कर रही हूँ. जब आप लोग स्कूल में जाएंगे ना तो आपकी क्लास में जो टीचर होंगी इंग्लिश की वो आपको वो एक्टिविटी क्लास में करवा देंगी. अब हम मूव करते हैं लास्ट जो हमारे पास एक्टिविटी है इस चैप्टर के अंदर, वो राइटिंग स्किल्स की है. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर क्या है आपके पास राइटिंग स्किल्स के अंदर, यू हैव टू राइट इंफॉर्मेटिव एसे द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम ऑन यंगर जनरेशन. तो आपको लगता है कि आजकल जो यंगर जनरेशन है जैसे आप लोग हैं, क्या आप लोगों का स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया है? डू यू रियली थिंक दैट कि आपका स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया है, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, या आपसे जो नए आने वाली नस्ल है जो आपसे भी छोटे आपके बहन भाई हैं या कज़न्स हैं, क्या वो आपसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे रहे हैं? यस, सब बच्चे कह रहे हैं यस. किसी एक बच्चे ने भी नो नहीं कहा. तो इसका मतलब है कि हर आने वाली जनरेशन का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता जा रहा है. In recent years, the younger generation has been increasingly exposed to screen through various devices such as smartphones, tablets, computers, and televisions.
तो हमें पता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है उसी तरीके से यंगर जनरेशन जो है वो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है। टैबलेट्स हैं, आईपैड है, फ़ोन्स हैं, इसके अलावा टेलीविज़न है, इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हर तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं जिस पे बच्चों का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, COVID-19 contributed towards it even more as people were not allowed to leave their homes and education and office work all went online. तो अब हमें पता है कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई, बहुत सारी चीज़ें न्यू इन्वेंट भी हुई, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का जो है ना वो यूज़ बढ़ भी गया। तो कोविड-19 की वजह से ना हम सबका टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़ गया, क्योंकि घर से बाहर तो निकल नहीं सकते थे। आप सब लोग कोविड-19 से गुजर कर आए हैं, राइट? तो आप लोगों को याद होगा उस टाइम के अंदर क्या ही करने के लिए था। फ़ोन यूज़ करने के लिए, टीवी देखने के लिए, डिफरेंट सीरीज़ देखने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे। हर कोई जो है वो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कर रहा था। क्यों? क्योंकि आपका स्कूल ऑनलाइन हो गया था, घर में जो पेरेंट्स वगैरह थे उनका ऑफिस ऑनलाइन था, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो गई थी। अच्छा, दिस सर्ज इन स्क्रीन टाइम हैज़ रेज्ड कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्क्रीन एडिक्शन अमंग चिल्ड्रन एंड टीनेजर। तो अब ये जो एकदम से जो बहुत ज़्यादा रेज आ गया था इसके अंदर आपकी स्क्रीन यूज़ के अंदर, उसकी कुछ एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी हुए। और वो डिसएडवांटेजेस क्या क्या थे? बच्चों के अंदर एडिक्शन आ गई, टीनेजर्स के अंदर बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोन, लैपटॉप, हर चीज़ का इस्तेमाल कर दिया। और अगर वो अभी आजकल इंस्टाग्राम पे भी टाइम वेस्ट भी कर रहे होंगे तो पेरेंट्स को बोल रहे होते हैं अक्सर कि मैं तो अपनी पढ़ाई का काम कर रहा हूँ, राइट? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर आ गई थी, ठीक है? समटाइम्स वी ऑल डू दिस थिंग, राइट? अच्छा, वो कॉमेंट्स को कर दिएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यू हैव टू राइट एन एसे ऑन द सेम थिंग, ठीक है? तो अब जो सेम चीज़ आपने लिखनी है वो क्या है? ओके, रेहान कह रहे हैं मैं भी ये करता हूँ, सब बच्चे करते हैं, आई नो दैट, मे बी एट सम पॉइंट आई ऑल्सो हैव डन दैट, बट या दिस इज समथिंग रियली बैड, ठीक है? करना नहीं चाहिए वैसे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे? बिगिन विद अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द प्रिविलेंस ऑफ स्क्रीन टाइम अमंग दी यंगर जनरेशन। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपने एक ओवरव्यू देना है कि आजकल की जो हमारी यंगर जनरेशन है वो कितना स्क्रीन टाइम कर रही है, वो कितना ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रही है, ठीक है? स्टेट द पर्पज ऑफ द एसे टू एक्सप्लोर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड सजेस्ट वेज टू कंट्रोल स्क्रीन एडिक्शन। तो आपने अपने पहले पैराग्राफ के अंदर ही अपनी एक थीसिस स्टेटमेंट देनी है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपने अपना स्टैंस बताना है, ठीक है? कि वो आपने बताना है कि मैं पूरे के पूरे एसे के अंदर क्या डिस्कस करने वाला हूँ। दिस एसे इज गोइंग टू एक्सप्लोर व्हाट डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ठीक है? आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप जो भी उसको लिखना चाहें आप उसको एक स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर आपने क्या करना है, फिर एसे के अंदर आपने डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम को डिस्कस करना है। अब आप एक ऐसे 250 वर्ड्स का बना रहे हैं जिसमें 5 पैराग्राफ्स लिखने वाले हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन का तो एक पैराग्राफ आ गया, उसके बाद बॉडी के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिसएडवांटेजेस के पैराग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है? डिसएडवांटेजेस का आप एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें आप क्या लिखेंगे? नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन फिजिकल हेल्थ सच एज आई स्ट्रेन, sedentary लाइफस्टाइल एंड डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स। अब आपको पता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम लेजी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? फिर आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, आंखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा और क्या होता है? इसके अलावा ये भी होता है कि आपका स्लीप पैटर्न बड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पूरी रात इंस्टाग्राम पे लगे हुए होंगे या फिर कोई गेम खेल रहे होंगे या समथिंग लाइक दैट, और सुबह स्कूल उसी तरह उठ के आ रहे होंगे और स्कूल में सो रहे होंगे क्लासेस के अंदर, ठीक है? ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के केसेस देखे हैं जो पूरी रात बैठ के गेम्स खेलते हैं और सुबह आके स्कूल में सो रहे होते हैं, इवन पेपर में भी सो जाते हैं, पेपर देने आए हुए होते हैं और पेपर में सो रहे होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्क्रीन टाइम की वजह से होती हैं, वो नेगेटिव यूज़ है, वो फिजिकल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर लेकर आता है। पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑन मेंटल हेल्थ इंक्लूडिंग इंक्रीज स्ट्रेस, एंजाइटी। अब हमें पता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है? किस चीज़ का? स्क्रीन टाइम का या स्क्रीन यूज़ करने का, या फिर आप जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंटरनेट का इस्तेमाल करें, एक्सेसिव सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ता है, एंजाइटी भी होती है। हमने बच्चों को देखा है, अक्सर बच्चे पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है, ओनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है? सोशल मीडिया की जो एक रेस है उसकी वजह से भी अक्सर ऐसा होता है, या स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये हो सकता है। अच्छा, फिर सोशल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? सच एज रिड्यूस्ड फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड वीकेंड इंटरपर्सनल स्किल्स। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन लोगों से कम हो जाता है ना,
आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी कम हो जाती हैं. यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल. ओके, आपका भी यही हाल चल रहा है. ओके, ठीक है. आई वीकनेस वगैरह वो तो हम फिजिकल उसमें डिस्कस कर चुके हैं ना, फिजिकल हेल्थ के अंदर. ये एक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि बच्चे क्या करते हैं, वो इंटरैक्ट नहीं करते. घर पे गेस्ट आए भी हुए हैं तो बच्चे अपने फ़ोन में लेके बैठे भी होंगे. एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैं सबको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ और मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ. आई हैव सीन दिस थिंग इन माई ओन फैमिली कि सब बैठे हुए हैं लाउंज में, कहीं पर बैठे हुए हैं, और एंड एवरीबडी इज यूजिंग फ़ोन. हर इंसान जो है बैठे एक ही कमरे में, लेकिन ऑल ऑफ देम आर यूजिंग देयर ओन फोन्स. कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा. ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा इसका एक नेगेटिव इफेक्ट है. इसके अलावा क्या है कि जब आप फेस टू फेस लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा जो है ना इंट्रोवर्ट बनते चले जाते हैं. इस तरीके से रहते हैं कि आप अपने कमरे में रहने के आदी हो जाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो इंटरपर्सनल स्किल्स है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं. आपको नहीं पता चलता कि आपने लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, स्पेशली जब आप अपनी जॉब में आते हैं या प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में आते हैं जहाँ पे आपके लिए ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन स्किल्स. उस टाइम आपको पता ही नहीं है कि लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है. तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो आपके लिए हर्डल हो जाता है. ठीक है, ओके, वेरी गुड. अच्छा, बच्चे कुछ अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं. बच्चे इट्स ओके, आप अगर बच्चे अपना मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना चैट में, आई एम ओके विद दैट. दिस इज़ नॉट डिस्टर्बिंग मी. ठीक है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर कोई भी, जैसे एक बच्चे ने जो एक्सपीरियंस लिखे कि वो भी ऐसे कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है चीज़ें, तो इट्स ओके, दे कैन डिस्कस देयर थिंग्स इन द चैट साइड बाय साइड. until or unless if you're using any bad words या फिर आप किसी के लिए गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं करें, तब तक मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगी इस चैट के लिए. ओके, अच्छा, सजेशंस टू कंट्रोल स्क्रीन एडिक्शन. अब आपने इसके बाद रिकमेंडेशंस देनी है, सजेशंस देनी है. सजेशंस आप किस तरीके से दे सकते हैं, आपने बताना है कि क्या क्या सजेशंस हैं जो इंसान के अपने लिए हैं, कौन कौन सी सजेशंस हैं जो पेरेंट्स के लिए हैं जो वो कर सकते हैं, या कौन है जो टीचर कर सकते हैं, जो सोसाइटी के लिए आपकी सजेशंस हैं वो आपने सब इसके अंदर लिखनी है. Okay, parents to monitor and limit their children's screen time considering age-appropriate guideline. This is very important thing कि पेरेंट्स को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप सब बच्चों को भी पता होगा, नाउ यूर ग्रोन अप किड्स, राइट, आप काफ़ी बड़े हो चुके हैं, एंड यू नो दिस थिंग कि सोशल मीडिया पे ना हर तरह का कंटेंट अवेलेबल है. और एक बच्चा जो कि बहुत छोटा है, जो 2 साल का है, जो सिर्फ अपनी राइम्स देखने के लिए यूट्यूब देख रहा था, और वहाँ स्क्रॉल करते करते वो FD के चैनल की बजाय जो है ना वो किसी जो है ना फैमिली कंटेंट में चला गया या फैमिली व्लॉगिंग वाले कंटेंट में चला गया, या उसने बहुत ही गलत चीज़ें देखना शुरू कर दी हैं. अब आप मुझे बताएं, वो बच्चा जब एक इनअप्रोप्रिएट चीज़ देख रहा है या फिर वो उसकी एज अप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं है, तो उस पर कितना बुरा इफेक्ट पड़ेगा. आप लोगों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अर्ली एज में सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सप्लोर कर ली जो आपको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए थी? ऐसा होता है या नहीं होता? कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो कि अपनी एज से पहले ही एक्सप्लोर कर ली, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, जो आपके एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं था. ठीक है, इसकी बहुत सारी रीजंस हैं. देखिए, अब कितने बच्चे ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया. क्यों एक्सप्लोर किया? क्योंकि उनके पास पेरेंट्स ने ठीक तरीके से मॉनिटर नहीं किया था. और इसमें पेरेंट्स का भी इतना ज़्यादा कसूर नहीं था उस टाइम पे. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी एकदम से इतनी एडवांस हो गई थी और पेरेंट्स को भी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना या हैंडल करना नहीं आ रहा था. उनको नहीं समझ में आ रहा था कि एज अप्रोप्रिएट कंटेंट जो है उसको आप किस तरीके से बच्चों को दिखा सकते हैं, किस तरीके से आपने, जैसे यूट्यूब में किड्स यूट्यूब का ऑप्शन आता है, या फिर नेटफ्लिक्स पे, या हर जगह पर आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी डिवाइस को जो है ना वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाने के लिए बाउंड कर दें. तो ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन पेरेंट्स को यूज़ करना नहीं आता था. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने छोटे बहन भाई या कज़न्स को देख सकते हैं. उनमें से जो भी रील्स देख रहा है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, आप उनको ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं, या आप उनके फ़ोन्स में जो है वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट की जो चीज़ें हैं उसको ऑन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है. इसके अलावा आप उसमें टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं कि इतने टाइम के बाद यूट्यूब बंद हो जाए या इस तरह की चीज़ें. ठीक है, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर आता है सेटिंग रियलिस्टिक बाउंड्रीज एंड क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन स्क्रीन एक्टिविटीज़ एंड अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज आउटडोर प्ले, रीडिंग और स्पोर्ट्स. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने क्या है, रियलिस्टिक बाउंड्रीज लगानी है. आपने अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दिया कि मैं एक दिन के अंदर 2 घंटे से ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा. ठीक है, कि 3 घंटे से ज़्यादा मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करूँगा. ठीक है, स्क्रीन टाइम नहीं होगा 3 घंटे से ज़्यादा. इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं कि मैंने वीकेंड पे जाके आउटडोर फुटबॉल खेलना है,
या मैंने क्रिकेट खेलना है, या एवरी नाइट आई हैव अ मैच ऑफ टेनिस या समथिंग, ठीक है, पैडल खेल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, यू शुड हैव सम एक्टिविटीज़, ठीक है, आपके पास कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कोई रीडिंग की एक्टिविटी हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपको आउटसाइड मोबाइल एंटरटेनमेंट दे रही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सेट फ्री जोन विद इन होम्स लाइक नो स्क्रीन ड्यूरिंग मील टाइम्स और फैमिली लाउंज टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्री जोन्स आपने बनाने हैं अपने घर के अंदर, कि जब लाउंज में बैठे हैं या जब डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं तो फ़ोन जो है ना, सब में से किसी के हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए। फ़ोन उस टाइम अपने कमरे में रख के आए सब, जब डाइनिंग टेबल पे आके बैठ रहे हैं या लाउंज पे बैठ रहे हैं या जहाँ पे भी आपका एक ऐसा फ्री जोन होना ज़रूरी है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो। आपको पता है बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कि अपने घरों में वाईफाई का इस्तेमाल जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। उसकी बहुत सारी रीजंस है, आपकी प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से, या बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे रीजंस हैं। लेकिन इसके अगर हम अभी ये नहीं कर सकते कि हम अपने वाईफाई को बंद कर दें घर के अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, हर किसी की ज़रूरत बन गई है, तो हम ये काम कर सकते हैं कि घर के अंदर कुछ ऐसे रूम्स रख दें, कुछ ऐसी जगह रख दें कि जहाँ पे, या कुछ ऐसा टाइम रख दें कि जहाँ पे भी हमने बैठ के अपने पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, अपने बहन भाइयों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है, तो उसमें कोई भी इंसान फ़ोन का इस्तेमाल ना कर रहा हो। तो ये रिकमेंडेशन सिर्फ आपने ऐसे में नहीं लिखनी, आपने इसको अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो अपनी लाइफ है उसके अंदर भी आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। फिर क्या है कंक्लूजन, अब आपने समराइज करना है हर एक चीज़ को, ठीक है। समराइज द की पॉइंट्स डिस्कस्ड इन द एस्से। अब आपने अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव नोट पे अपने एस्से को कंक्लूड करना है, ओके। आपने अपने एस्से को कंक्लूड कर दिया। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो क्या है, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीड एंड एडिट योर वर्क यूजिंग द पॉइंट्स गिवन इन यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि प्रूफ रीडिंग किस तरीके से की जाती है। तो आपने उन सारे पॉइंट्स को देखते हुए अपने एस्से को प्रूफ रीड करना है। आपने ग्रामेटिकल इश्यूज़ को निकालना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स को निकालना है, आपने कंटेंट के अंदर देखना है कि कोई चीज़ इनअप्रोप्रिएट तो नहीं लिख दी, या कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ख़राब नहीं है, कोई ग्रामर का मसला तो नहीं आ रहा। इन सब के मसले मसाइल आपने प्रूफ रीडिंग के अंदर रिजॉल्व कर देने हैं। तो इस तरीके से आपका जो एस्से है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे बताएं कितने बच्चे हैं जो ये एस्से आज लिख लेंगे। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी आपको हल्की आ रही है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? अगर मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ अगर अभी क्लियर हो गई तो मुझे बताइएगा। ओके, वेरी गुड। ये सब बच्चों के मुझे जो नाम नज़र आ रहे हैं ना, मैं इन सबको स्क्रीनशॉट ले लूँगी और मैं फिर देखूँगी कि मुझे इतने एसेस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल रहे हैं। आपने 250 वर्ड्स का एसे लिखना है और आपने उसको टाइप करना है, ठीक है। वेरी गुड। और आपने फिर अपने नेम के साथ उसको यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर वहाँ पे पोस्ट करना है, ओके। मैं वहाँ से पढ़ लूँगी या फिर हम एक सेपरेट क्लास रख लेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों के जो है वो एसेस उनको डिस्कस कर रही होंगी। बच्चे यूट्यूब जो चैनल है वो मैं आपको भी क्लास के एंड पे दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, राइट एन एसे ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 वर्ड्स on the impact of increased screen time on the younger generation. Ensure that your essay is organized logically and use evidence and examples to support your points. ये वही टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा। आपने इसी पे एस्से लिखना है 250 to 300 वर्ड्स का, और जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं यही आपने एस्से के अंदर लिखनी है, ओके। अच्छा, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाती हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको स्कैन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये हमारे पास व्हाट्सएप चैनल आ रहा है, इसके अलावा इंस्टाग्राम पेज है और हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। और इसका लिंक भी आप लोगों के पास यहाँ पर आ गया है कमेंट सेक्शन के अंदर। इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट कमेंट सेक्शन, आप उसको वहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेंगे तो इसमें आपके पास डेली MCQs आते हैं। जो भी आपका लेक्चर होता है ना सारे सब्जेक्ट्स का, उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट थोड़े बहुत आपके पास वहाँ पे MCQs आते हैं, जिनको आप वहीं पे आपके चेक होकर आपको मार्क्स भी पता चल जाते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस MCQ के अंदर, ठीक है, ओके। फिर इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, तो आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी क्लासेस हमारी होती हैं उसके बाद वो यूट्यूब पे अपलोड होती हैं। अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी है या इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आप मुझसे क्लास में नहीं कर पाए, क्लास के बाद करना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना काफ़ी है जो हमने डिस्कस किया। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।